2019 में न्यूयॉर्क में एक अरबपति फाइनेंसर को हिरासत में लिया गया, जिससे एक छिपे हुए आपराधिक नेटवर्क की वैश्विक जांच शुरू हो गई। इस गिरफ्तारी ने जनता के सामने एक कठिन सवाल खड़ा कर दिया। क्या जेफरी एप्स्टीन अकेले काम करने वाला अपराधी था, या वह एक शक्तिशाली अभिजात वर्ग एलीट का संरक्षित मोहरा था? एप्स्टीन का जीवन एक असामान्य रास्ते पर चला। 1953 में जन्मे, उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक निजी स्कूल में गणित के शिक्षक के रूप में की। कुछ ही वर्षों में वह वॉल स्ट्रीट की ऊंचाइयों तक पहुंच गए और अंततः अमेरिका के कुछ सबसे अमीर लोगों की संपत्ति का प्रबंधन करने लगे। उनकी दौलत उनके विशाल और सुरक्षित घरों के रूप में दिखाई दी। उनके संचालन का केंद्र मैनहट्टन के अपर ईस्ट साइड में एक किलेनुमा टाउन हाउस था। यह नेटवर्क फ्लोरिडा में एक विस्तृत जागीर तक फैला हुआ था और कैरिबियन में एक निजी द्वीप तक पहुंच गया था। ये घर केवल आलीशान निवास नहीं थे, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के सुरक्षित ढांचे थे जिसने अपनी गोपनीयता खरीदने के लिए अपनी दौलत का इस्तेमाल किया था। इस सुरक्षा चक्र को पहली बड़ी चुनौती 2005 में मिली। फ्लोरिडा की एक 14 वर्षीय लड़की ने पुलिस रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें बताया गया कि कैसे उसे बहला फुसलाकर एप्स्टीन के घर ले जाया गया था। इसके बाद हुई पुलिस जांच में एक जटिल तंत्र का खुलासा हुआ। दर्जनों नाबालिग लड़कियों को व्यवस्थित रूप से निशाना बनाया गया, भुगतान किया गया और उनके विभिन्न ठिकानों पर शोषण के चक्र में धकेला गया। ऑपरेशन की जटिलता ने उच्च स्तर के संगठन का संकेत दिया। जांचकर्ताओं को जल्द ही एहसास हो गया कि वे किसी छिटपुट अपराध को नहीं, बल्कि भारी वित्त पोषण वाले तस्करी के धंधे को देख रहे हैं। स्थानीय पुलिस द्वारा एकत्र किए गए सबूतों के बावजूद एप्स्टीन ने राजनेताओं और व्यापारिक नेताओं के साथ अपनी निकटता का लाभ उठाया। 2008 तक उनकी कानूनी टीम ने एक अत्यंत विवादास्पद प्ली डील सुरक्षित कर ली, जिसने एक व्यापक संघीय जांच को रोक दिया। इस समझौते के परिणाम स्वरूप उन्हें काउंटी जेल में केवल 13 महीने की सजा मिली, जहां उन्हें काम के लिए दिन में 12 घंटे बाहर जाने की अनुमति थी। इस परिणाम ने सार्वजनिक रूप से यह दिखाया कि कैसे अत्यधिक धन कानूनी प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है, जिससे अगले एक दशक के लिए पीड़ितों को चुप करा दिया गया। 2010 के दशक के अंत में आए एक बड़े सामाजिक बदलाव ने आखिरकार इस चुप्पी को तोड़ा। निरंतर सार्वजनिक दबाव और नई खोजी रिपोर्टिंग ने अधिकारियों को केस फिर से खोलने पर मजबूर किया। जैसे ही मामला अदालत में लौटा, पहले से छिपे हुए भारी मात्रा में रिकॉर्ड, गवाहों की गवाही और आंतरिक दस्तावेज सामने आने लगे। इन्हें अब एप्स्टीन फाइल्स के रूप में जाना जाता है। इन दस्तावेजों में निजी विमानों के फ्लाइट लॉग्स और व्यक्तिगत संपर्क सूचियां अंतर्राष्ट्रीय जांच का मुख्य केंद्र बन गई। हालांकि फ्लाइट लॉग में नाम होना किसी अपराध का सीधा प्रमाण नहीं है, लेकिन यह उन विशिष्ट उच्च स्तरीय हस्तियों का दस्तावेजीकरण करता है जिनकी एप्स्टीन की निजी दुनिया तक सीधी पहुंच थी। इन नामों के उजागर होने से यह आपराधिक मुकदमा एक वैश्विक रहस्य में बदल गया, जिससे सवाल उठे कि उसके सहयोगी उसकी गतिविधियों के बारे में वास्तव में कितना जानते थे। जुलाई 2019 में संघीय एजेंटों ने टीटरोबोरो हवाई अड्डे पर एप्स्टीन को गिरफ्तार किया। उन पर सेक्स ट्रैफिकिंग और नाबालिगों के शोषण के आरोप लगे, जिनमें उम्र कैद की सजा हो सकती थी। ये मामला तब अचानक और हिंसक रूप से समाप्त हो गया जब अगस्त में मैनहट्टन की एक उच्च सुरक्षा जेल में मुकदमे का इंतजार करते समय एप्स्टीन अपनी कोठरी में मृत पाए गए। आत्महत्या के आधिकारिक फैसले को तुरंत सार्वजनिक अविश्वास और अटकलों का सामना करना पड़ा। उनकी मृत्यु के समय ने उन सिद्धांतों को हवा दी कि उन्हें एक सार्वजनिक मुकदमे से रोकने और शक्तिशाली सहयोगियों के रहस्यों को उजागर होने से बचाने के लिए चुप करा दिया गया था। उनकी मृत्यु ने पूरी सार्वजनिक गवाही की संभावना को खत्म कर दिया। एप्स्टीन का मामला आज भी सत्ता और प्रभाव पर चर्चा का मुख्य बिंदु बना हुआ है। यह न्याय प्रणाली की उस भेद्यता को उजागर करता है जब उसका सामना अत्यधिक धन और अभिजात प्रभाव से होता है। पीछे छूटे दस्तावेज आज भी तंत्र की मिलीभगत के रिकॉर्ड के रूप में कार्य करते हैं, जो जनता को याद दिलाते हैं
कि पूर्ण जवाबदेही हासिल करने के लिए अभी बहुत काम बाकी है।